नमस्कार, द इंडिया टॉप में आपका स्वागत है। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के छात्रों का और गार्जियन का एक दिली सपना होता है कि उनका बेटा सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करे, आईएएस आईपीएस बने, एसडीएम डीएसपी बने। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है, सिलेबस लगातार बदलते गए और पटना जो है उस हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाई कि यहाँ फिर से पुराने दिनों की तरह आईएएस आईपीएस बनने का सेंटर बन पाए। लेकिन शुरुआत हुई है। परफेक्शन आईएएस हैं, चंदन प्रिय सर है हमारे साथ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, और पढ़ाने का स्टाइल पूरे दिल्ली की तरह है, जो दिल्ली में आप कोचिंग जाके ज्वाइन करते हैं। इनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया बिहार में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, कैसे अलग है और कैसे सिविल सेवा का स्वरूप बदला है, जिसके हिसाब से अब तैयारी भी छात्रों को उसी तरह से करनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ करा है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ कि हाल के दिनों में जो बीपीएससी और यूपीएससी का जो पैटर्न है वो काफ़ी डायनेमिक हो गया है। पहले एक स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन रिसेंट टाइम्स में काफ़ी डायनेमिक हो गया है। करेंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंस है, वो करेंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग डेली बेसिस पे अगर स्टडी नहीं करें, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फैकल्टीज़ हो, अगर वो डेली बेसिस पे स्टडी नहीं करें तो निश्चित रूप से उनको दिक्कत होगी। इसलिए मैं ये हमारी जो टीम है वो पूरी टीम हम लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे करेंट अफेयर्स की क्लासेज और जो स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी, जैसे कि मान लो कि आप ज्योग्राफी को ही पढ़ रहे हो, तो ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस उन लोकेशन से आते हैं, मैप बेस्ड लोकेशन से, जहां पर अभी रिसेंट टाइम में कुछ ना कुछ इशूज़ हुए हैं। लाइक कि जैसे अभी देख लो आप, ये अफगानिस्तान के अंदर कुछ इशूज़ चल रहे हैं, तो वहाँ का लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टैटिक के अंदर डायनेमिज्म को मिलाकर तब हम लोग जब स्टडी करेंगे, तभी निश्चित रूप से सफलता की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हर एक जगह मैं प्रश्न पूछता हूँ कि बिहार में जो बीपीएससी का देखें हैं तो पैटर्न बदलते ही जा रहा है, और यूपीएससी का देखें तो सी सेट के आने के बाद से जो है हिंदी भाषी और खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से यहाँ के स्कूल कॉलेज से पढ़ने वाले कैंडिडेट जो हैं, उनका जो सक्सेस रेट है जो कम होते जा रहा है। बीपीएससी में वही पैटर्न पर अब जा रहा है। क्या करना चाहिए ग्रामीण पृष्ठभूमि के यहाँ के विश्वविद्यालय से जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, मोटा मोटी जो आप चाहते हैं, जो आपको लगता है इतना नहीं? देखिए, यहाँ जो चेंजेज आ रहे हैं ना, पहले तो उन चेंजेज को समझना पड़ेगा। मैं कई बार ऐसे अभ्यर्थियों को देखता हूँ जो क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आया बस उन्हीं को सिर्फ पढ़ रहे हैं। वो पढ़ना ज़रूरी है, वो देखना ज़रूरी है कि पैटर्न किस टाइप का है, लेकिन रिसेंट टाइम में देखिए यहाँ भी वही चीज़ है ना कि जब अभ्यर्थी, कोई भी अभ्यर्थी क्या नहीं करेंगे, जब उन डायनेमिज्म को नहीं पकड़ेंगे, जो पैटर्न चेंज हो रहा है उस पैटर्न को नहीं पकड़ेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे। मैं कई बार देखता हूँ अभ्यर्थी क्या करते हैं, पहले पीटी की अलग से तैयारी करते हैं, फिर मेंस की अलग से तैयारी करते हैं, तो वैसे में दिक्कत होगा। आपको क्या करना होगा कि सब्जेक्ट पढ़ना होगा, चाहे वो मान लीजिए जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री या ज्योग्राफी है, तो वो पीटी में है या मेंस में है, टॉपिक तो चेंज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि पूरा सब्जेक्ट को एक बार पढ़ना है और उसको फिर बाद में हमने देखना है कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसी सब्जेक्ट में मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना होगा कि सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी होगी, ना कि मैंने कई सारे अभ्यर्थियों को देखा है कि वो सिर्फ वन लाइनर पढ़ते हैं, जिससे उनका प्रीलिम्स तो हो जाता है, लेकिन प्रीलिम्स के बाद मेंस के, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है। उस ड्यूरेशन में उनके पास क्या होता है, सब्जेक्ट पढ़ना होता है, उस ड्यूरेशन में उन्हें आंसर राइटिंग करना होता है और आंसर राइटिंग को विद इन ए टाइम पीरियड भी उनको कंप्लीट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें इस 3-4 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें कर पाना किसी के लिए भी नियर टू इम्पॉसिबल है। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करना होगा। जो आप स्टार्टिंग से ही पूरा सब्जेक्ट को पढ़ें, हॉलिस्टिक वे में पढ़ें, और जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो उसके प्रीवियस ईयर को या टॉपिक कंप्लीट हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, साथ के साथ प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाएं और उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको लिखने का प्रयास करें, और जो भी आपके फैकल्टीज़ हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं, उन सीनियर्स को उन क्वेश्चंस को दिखाएं और उनसे फीडबैक ज़रूर लें कि कहाँ पे मेरा गड़बड़ हो रहा है, क्या क्या पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर ग्राफ्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो जब तक आप इन सभी चीज़ों को नहीं सीखेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इतना टाइम नहीं होता है कि आप सब्जेक्ट भी पढ़ लें, उसके आंसर्स भी लिख लें और आंसर्स के अंदर इनरिचमेंट भी कर लें, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। कॉमन क्वेश्चन बीपीएससी को लेकर खासकर पूछा जाता है कि क्या मीडियम का असर पड़ता है, और फिर से दूसरा असर इसी में जुड़ा हुआ कि पेज भरना, पेज में नंबर मिलता है या फिर शब्दों पे नंबर मिलता है?
देखिए, सबसे पहली बात है कि मीडियम पे बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है, बीपीएससी के अंदर तो बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। अगर आप देखेंगे कि रैंकर्स जो हो रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रैंक्स भी लेकर आ रहे हैं, जो कि हिंदी मीडियम से हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको आंसर्स को किस तरीके से लिखना है, कैसे फ्रेम करना है, ये जानना ज़रूरी है। मैंने 2-3 ऐसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, जिन्होंने कि 2-3 बार मेंस लिखा हुआ है और वो सारे हिंदी मीडियम से ही थे और उनके लिखने की शैली अभी भी इस तरीके से कि पूरा का पूरा पैराग्राफ में लिख रहे हैं, एक जगह भी पॉइंट्स का यूज़ नहीं करा है। तो जब तक आप आंसर्स को फ्रेम करना नहीं सीखेंगे और विद इन ए टाइम पीरियड आप लिखेंगे नहीं, आप टेस्ट लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि 3 घंटे के अंदर कैसे आप इन 8 क्वेश्चंस को लिखेंगे मेंस के अंदर, या फिर ऑप्शनल्स के अंदर 6 क्वेश्चंस को लिखेंगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और वहाँ पर मैंने जैसा कि बोला फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, तब तक आपके सिलेक्शन नहीं होंगे, चाहे वो आप हिंदी मीडियम से लिखें या इंग्लिश मीडियम से लिखें, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। सर एक और प्रॉब्लम है, छात्र मुझे बात होती है, उनका कहना है कि बीपीएससी स्केलिंग नहीं अपना रही है। ऐसे में फिर ह्यूमैनिटी वालों का क्या होगा? सारे इंजीनियर ही बढ़ जाएंगे और टेक्निकल कोर्स वाले ही। ये तो है, एक समस्या है और इसके लिए अभी छात्रों ने भी आवाज़ उठाई थी कि, और हम लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया था कि नहीं, स्केलिंग तो होना चाहिए। यूपीएससी के अंदर भी स्केलिंग होती है, तो बीपीएससी के अंदर भी स्केलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि ह्यूमैनिटीज़ के छात्र भी वहाँ पर उस तरीके से बढ़ सकें, उनके भी सिलेक्शंस का रेशियो बढ़ सके। लेकिन ये देखिए, आपको स्केलिंग की जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है वो सिर्फ ऑप्शनल्स के अंदर है। जीएस तो सेम रहता है, लेकिन आप जीएस के अंदर भी देखेंगे कि अगर आप क्या करते हैं ना, कि अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आप फेच कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स आप दूसरे से 30-40 मार्क्स का आप एज ले सकते हैं। इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, वो स्केलिंग तो एक अलग चीज़ है, वो तो होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन आप अपने आंसर्स को फ्रेम करें। और अगर आप ऑप्शनल्स के अंदर भी उस तरीके से आंसर्स को फ्रेम करके लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ये तो मैं नहीं बोलता हूँ कि ह्यूमैनिटीज़ में 280 नंबर, 278 नंबर आएंगे, लेकिन हाँ, 200 नंबर आप ला सकते हैं अगर आप आंसर्स को अच्छे तरीके से फ्रेम करें, और स्टूडेंट्स लेकर आए भी हैं। इवन कि जैसे आपने अभी बोल रहे थे, फिलॉसफी में भी हमारे एक स्टूडेंट है जिनका कि 194 मार्क्स आया है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ में भी 200 मार्क्स आराम से आ रहे हैं अगर आप आंसर्स को अच्छे लिख रहे हैं। कई बार मैं ये देखता हूँ अभ्यर्थी क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं आया तो कुछ भी वहाँ पर भर के आ जाते हैं, जैसा कि आपने भी पेज भरने की बात करी, तो पेज भरने से ना नंबर नहीं आता है, ठीक है। जब तक आप टू द पॉइंट जो क्वेश्चन का डिमांड है, कई बार ऐसे अभ्यर्थी बोलते हैं कि जैसे उन्होंने देखा एक टॉपिक, जो पॉइंट देखा और उसके बाद आंसर्स लिखना शुरू कर दिया, जैसे फंडामेंटल राइट देखा और फंडामेंटल राइट के बारे में उनको जितनी भी बातें आती है वो उन्होंने लिख दिया। क्वेश्चन के डिमांड को समझना ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन का डिमांड नहीं समझेंगे ना तो फिर आप टू द पॉइंट आप आंसर्स नहीं लिख पाएंगे और वो पेज भरेगा, बाद में आप कहेंगे कि नंबर नहीं आया। सर बीपीएससी पीटी अपने आप में एक अजूबा भी है, 5 इसमें ऑप्शन होता है, 5वां ऑप्शन तो ऐसा होता है इसमें कुछ भी आप डालें आप, वो सही उसकी पुष्टि कर देता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वही है, कितने कैंडिडेट वहीं से ये हो जाते हैं। बीपीएससी का परीक्षा लेने का प्रक्रिया, 2-2 बार आंसर शीट जारी करना, और उसमें कितने छात्र ये हो जाते हैं, क्या स्ट्रेटजी है उसे निपटने का? 5वां ऑप्शन कैसे निपटा जाए उससे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं जिसके आंसर 5 में जो 5th आंसर जो ऑप्शन है वो होगा। देखिए, यहाँ पर 5th ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, और इसमें भी ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि इनमें से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ना वो हो। अब देखिए, इससे कैसे निपटेंगे? कुछ ऐसे डोमेन हैं, कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे संभावना है कि एक से अधिक आंसर्स होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति कौन सी है या पंचायती राज से संबंधित समिति कौन सी है। अब यहाँ पर निश्चित रूप से संभावना है कि यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ रहा है एक स्पेसिफिक आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है, या फिर कोई पूछ रहा है कि कौन कौन सा देश है जो कि इसकी सीमा पर अवस्थित है, तो कुछ ऐसे डोमेन हैं, क्वेश्चंस हैं जहां पर पॉसिबिलिटी है, जहां पर क्या हो सकता है कि एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं। जैसे कि इनमें से कौन कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन कौन सी गर्म जलधारा है, तो निश्चित रूप से एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं। तो आपको पहले ही माइंड ऑफ फ्रेम में सेट करना होगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि कौन कौन यहाँ से लड़े, अगर हिस्ट्री में देखें तो कौन कौन से लोग ये लखनऊ से लड़े, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था। तो आपको पहले ही माइंड ऑफ फ्रेम में सेट कर लेना होगा कि ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो
वहाँ एक से ज़्यादा आंसर की संभावना है। दूसरी बात जो आपने बोला कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं या फिर बीपीएससी दो बार आंसर की जारी करती है, तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से है, सभी अभ्यर्थियों के लिए ऐसा होता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जितना कट ऑफ होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा का प्रयास करें। जैसे कि लास्ट ईयर 108 कट ऑफ गया था, तो 110 115 का कोशिश करें। और देखिए प्रयास करेंगे ना, पहले हम लोग प्रयास 100 का कर रहे थे तो 105 तक पहुंच जाते थे। अगर हम लोग थोड़ा सा और ट्राई करेंगे, और देखिए ये तो सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन के आने के बाद, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कभी टफ भी हो जाएगा तो हम वो हमेशा 108 जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा मेहनत तो ज़्यादा प्रीलिम्स में करना पड़ेगा, नो डाउट। जैसे पिछले साल का रिजल्ट है वहाँ पर आपको प्रीलिम्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले होता था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो लास्ट 2 मंथ्स में इसको प्रीलिम्स पे फोकस करते थे, तो अभी तो है ऐसा कि कम से कम आपको 4 महीने आपको देने पड़ेंगे प्रीलिम्स के ऊपर। तो प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन है सर, लगभग 110 दिन बचा हुआ है प्रीलिम्स को लेकर। क्या स्ट्रेटजी अभी अपनाना चाहिए जो फ्रेशर्स हैं या फिर जिनका नहीं हो पाता है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे सर, एकदम शॉर्टकट में सर क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को देखें कि सब कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लगभग आप बिहार हिस्ट्री को कंबाइन कर दें तो लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री पर थोड़ा सा फोकस करें। मैं एक प्लान बताया था पहले भी स्टूडेंट्स को, आप जैसे कि 90 डेज़ के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग 40 डेज़ आप क्या करें ना कि हिस्ट्री को दें और हिस्ट्री के साथ साइंस को दें, क्योंकि हिस्ट्री और साइंस जो है एक बहुत बड़े सेक्शन से लगभग 70 क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सही करने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप चाहें तो 60 प्लस क्वेश्चंस को आप सही कर सकते हैं। साथ के साथ एक चीज़ जरूर करना चाहिए अभ्यर्थियों को कि डेली बेसिस पे आप क्या करें, करंट अफेयर्स को पढ़ें डेली बेसिस पे। ऐसा करते हैं कई सारे अभ्यर्थी कि वो लास्ट में करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। तो मेरा यह सलाह होगा सारे अभ्यर्थियों के लिए, और जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं मैं उनकी भी बात बताता हूँ कि वो डेली बेसिस पर, जैसे आज का करंट अफेयर्स है तो आज का करंट अफेयर्स आप पढ़ें। और कई सारे साइट्स हैं, आप हमारे साइट से भी पढ़ सकते हैं डेली बेसिस पे। हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। करंट अफेयर्स को ना पाइल्ड अप करके लास्ट के लिए नहीं रखना चाहिए कि हाँ लास्ट में मैं उसे पढ़ूंगा। उसे डेली बेसिस पर पढ़ते जाएं। डेली बेसिस पर जब आप पढ़ते जाएंगे तो वो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये जो मेन 3 सेक्शंस हैं, कौन कौन सा 3 सेक्शन हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, ये आप 40 डेज के अंदर कर लें। और साथ के साथ करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर पढ़ते जाएं। आप देखेंगे कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह करूंगा कि आप कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स देख कर जाएं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सर अंतिम प्रश्न रिजल्ट को लेकर, 65वीं का रिजल्ट कब आएगा, 66वीं मेंस उसका रिजल्ट कब आएगा, और फिर से 67वीं का पीटी कब होगा? पहले तो 67वीं 67 जो पीटी है उसका तो डेट आ गया है, और निश्चित रूप से उसी के आसपास एग्ज़ाम हो जाने की भी पूर्ण संभावना है। देखिए इसके ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, मैं इस पर कुछ नहीं आपको बोलूँगा। लेकिन हाँ, जितने भी सीट्स आएंगे, जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक सीट ही बहुत काफ़ी होता है। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो वो सीट आपका ही होगा। और मेरा यह पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, और जो भी पढ़ रहे हैं उनका सीट वो अपना होगा। और ये 12 दिसंबर को प्रीलिम्स की एग्ज़ाम हो जाएगी। और जो मेंस का जो 66 मेंस का जो रिजल्ट है उसकी संभावना है अक्टूबर के लास्ट तक आने की। और जो 65 का जो फाइनल रिजल्ट है वो तो आपको निकट भविष्य में आपको सितंबर 15-20 डेज के अंदर आ जाने की संभावना। मैं एक संभावना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आप सभी लोग जिन लोगों ने पेपर दिया है मेंस का, प्रीलिम्स का, आप लोग फिर भी तैयारी करते हैं आगे के पेपर्स के लिए भी। 66 के लिए से आपने दे दिया है तो 67 के लिए 67 के लिए पढ़ते रहें, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा शुभकामना है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो ये थे परफेक्शन आईएएस के चंदन प्रिय सर, जिन्होंने साफ अपनी स्ट्रेटजी बताई और बताया इन्होंने कि शॉर्टकट अपनाने से अब नहीं निकाल पाएंगे आप। इसके लिए आपको पूरी तरह से विस्तार में और गहन अध्ययन करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनाना होगा, और ये भी देखना होगा कि कमीशन जो है आप में क्या चाहती है, प्रश्नों को किस तरह परिवर्तन करती है। ट्रेडिशनल अब गाइड और किताब और गुरु के सहारे आप नहीं पार पा सकते हैं सिविल सेवा की परीक्षा। तो ज़रूर इनके बताए गए रास्तों को अपनाएं, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।